ओके, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा बच्चे वो हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पे रहेगा। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन रहेगा हमारा टॉपिक। ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, इससे क्या होता है ना, आपको पता रहता है कि आज क्लास में क्या होने वाला है, पिछली बार क्या किया था। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो ये मेनली बेसिकली दो टॉपिक हैं जो मैं आप लोगों को आज कराऊंगी, और उसके बाद क्वेश्चंस तो अपने होते ही हैं क्लास में, एंड देन आप लोगों को होमवर्क मिलेगा। ठीक है, और ट्राई करेंगे कि हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रोमेरिक जितना भी मैं समझाऊंगी उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैं आज करवाऊंगी आप लोग करेंगे वो आप लोगों से सोल्व हो जाए। ठीक है, एंड वेटेज, देखो वेटेज बता पाना एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वाइट डिफिकल्ट, बट हाँ मैंने वही बोला था कि मिक्स्ड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस को, सारे कंसेप्ट्स को मिला के जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जितना भी मैंने अभी तक करा दिया, एक और चीज आज अपन ऐड कर लेंगे, हाइपर कंजुगेशन। तो तीनों कंसेप्ट को मिला के, कौन कौन से बच्चे कंसेप्ट जो हमने अभी तक कर लिए, रेजोनेंस कर लिया, इंडक्टिव इफेक्ट कर लिया, और आज हाइपर कंजुगेशन भी कर लेंगे। तीनों को मिला के जो क्वेश्चंस आएंगे ट्राई करना कि वो आप कर पाओ, क्योंकि क्वेश्चन तो मिक्स्ड ही आने हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। कौन बताएगा क्या क्या पॉइंट्स बेटा कवर किए थे, सो दैट मुझे पता लगे बच्चे आप लोग फोकस थे लास्ट क्लास में। हाँ जी बताइए, क्या किया था बेटा? कौन बताएगा? सुहानी तुम बताओगी क्या? मैम रेजोनेंस। रेजोनेंस इफेक्ट बोल दो या मीजोमेरिक इफेक्ट बोल दो, ये हमने किया था। बोलो बच्चों। माइनस एम इफेक्ट करा था। शाबाश, बाकी लोग चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं। उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये हाँ सारी चीजें की थी। ठीक है, हाँ तनिष्का। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम एंड प्लस आई। ठीक है, एंड इनवर्सली की माइनस एम और माइनस एम। शाबाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, माइनस एम और माइनस आई। ठीक है, मीजोमेरिक को आपको पहले प्रायोरिटी देनी है। शाबाश, फ्री रेडिकल भी की थी, फ्री रेडिकल की यही सेम रहेगी बच्चों। ठीक है, उसके अलावा हमने एसिडिक स्ट्रेंथ देखा था, तो ध्यान रखना के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या भेज रहे हो, स्क्रीनशॉट भेज दिया क्या लेके? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। ठीक है, और एसिडिटी का भी वही सीन था माइनस एम एंड माइनस आई इफेक्ट जो है स्टेबलाइज करेंगे एसिडिटी को। प्रायोरिटी आपको मीजोमेरिक को देना है, रेजोनेंस एक ही बात है, उसको देना है अगर दोनों लग रहे हैं तो। ठीक है, अच्छा उसके अलावा बेसिसिटी भी मैंने बताई थी बच्चों। बेसिसिटी में मैंने क्या बताया था कि प्लस एम एंड प्लस आई वाले जो ग्रुप है वो बेसिसिटी को बच्चे पढ़ाते हैं। अगर लोन पेयर मान लो, जनरली आपके नाइट्रोजन वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर नाइट्रोजन पे लोन पेयर कहीं घूमने गए हैं, कहीं और बिजी हैं, तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो लोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे उनकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, शाबाश। और जिनकी डीलोकलाइज बेसिकली डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करे, कहीं और घूमने गए हैं, कहीं और बिजी हैं, तो उनकी बेसिसिटी कम होगी। बेसिकली तुम्हें सिर्फ यही चेक करना है कि लोन पेयर अवेलेबल है फॉर डोनेशन या नहीं है। ठीक है, अभी मेरे से कुछ बच्चों ने बोला कि मैम स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डाउट आ रहा है, तो मैं वो दो क्वेश्चन दोबारा ले लेती हूँ। एक बार मैं प्रीवियस अपनी स्लाइड ही निकाल लेती हूँ। लेक्चर 10 था ना बच्चे अपना? yes. हाँ, तो इसमें ही कराना बेटर रहेगा। तो एक बार देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन थे, देखते हैं बेटा। इससे पहले वाले आई थिंक लेक्चर 9 था, देख लेते हैं एक बार, मेरे को याद भी नहीं है ना। लेक्चर 10 था। लेक्चर 10 में कराया था क्या मैंने? देख लेते हैं। यस मैम। नहीं, लेक्चर 10 में तो बच्चे रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट था। मेरे को यहाँ मिल क्यों नहीं रहा है, एक मिनट रुको। लेक्चर 7 नहीं था। ओके, ये रहा बच्चों, इसमें भी नहीं है। चलो कोई पता नहीं कहाँ गई वो स्लाइड। मैं एक काम करती हूँ, नई स्लाइड लगा के समझा देती हूँ तुम लोगों को। ठीक है, पता नहीं कहाँ गई वो स्लाइड। चलिए आइए बच्चे, ठीक है स्लाइड लगा लेते हैं, एक एक्स्ट्रा लगा लेते हैं यहाँ पे, या यही समझा देती हूँ। एक बार क्वेश्चन भेजेगा कोई मुझे बच्चे?
अंकिता ने वैसे भेजा हुआ था मुझे, वो नंबर फिर गया उसका। एक बार अंकिता, जिसने भी आई थिंक पूछा था, प्लीज एक बार नंबर बताओ मुझे अपना। 89 मैंने मैम 80767। हाँ, ओके गॉट इट। चलिए आइए एक बार, मैं एक बार देखो क्वेश्चन ही लिख लेती हूँ पूरा, जिसको भी डाउट है। एक तो ये वाला क्वेश्चन था, दिए तो मैंने काफी सारे थे, अगर आप ये 2 ही देख लोगे अभी तो आपको बाकी सारे भी हो जाएंगे, अगर आपको अभी भी डाउट है इसमें। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज था, N डबल बॉन्ड N नेगेटिव, ठीक है। और ये क्या था, CH2, सबको सुनाई दे रहा है ना क्या बोल रही हूँ मैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बी एक्टिव, CH2 नेगेटिव, और ये हो गया ये। ठीक है, अच्छा जी। अब आजो, जो मैंने आप लोगों को रूल्स बताए थे, मैंने रूल्स क्या बताए थे आप लोगों को? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि न्यूट्रल है कि नहीं है आपका स्ट्रक्चर, क्योंकि न्यूट्रल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और मुझे दिख रहा है यहाँ पे सब पे चार्ज है, तो यानी कि पहला वाला फैक्टर तो गायब गायब। नूरसबा, इस पे ध्यान दो, लक्ष्य मत बोलो प्लीज, इस पे फोकस करो, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगी क्लास से। ठीक है, अच्छा। सेकंड प्रायोरिटी हम देते हैं पाई बोन्ड को। नंबर ऑफ पाई बोन्ड चेक कर लो बच्चे, यहाँ पे कितने पाई बोन्ड है? 2 पाई बोन्ड है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और लास्ट वाले में 1 है। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होंगे बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? कौन बताएगा? मैम जो 2 पाई वाले। हाँ, जो 2 पाई वाले होंगे, बहुत ही बढ़िया। अब 2 पाई में भी हम क्या डिसाइड करें? अब देख लो, वो देख लो, चार्जेस देख लो, यहाँ पे क्या है? पूजा बेटा एक बार म्यूट करो ना खुद को, डिस्टरबेंस हो रही है मैम को। हाँ, तो इसमें देखो ना, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे और नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, और यहाँ पे देखो ना, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन नेगेटिव चार्ज इस केस में कार्बन के ऊपर है, तो ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फिर बी सी वाला होगा। ध्यान से देखो, देखो देखो कहाँ हो, Yes, ma'am. है ना? ठीक है, एसी। उसके बाद आ जाओ 1 पाई वाले। यहाँ पे देखो चार्जेस में क्या है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, तो बी और डी में कौन सा होगा? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना चाहेगा, तो बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फिर डी वाला। तो करेक्ट ऑप्शन इज ACBD। यही था आई थिंक, चेतना तुमने यही किया था, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, ACBD इज योर करेक्ट। अब समझ में आया? अगर जो गलती कर रहा हो उसको पता चल गया होगा कि वो क्या गलती कर रहा था। पहले आपको देखना है न्यूट्रल है या नहीं, सेकंड आपको देखना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, थर्ड आपको देखना है चार्जेस का। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पॉजिटिव चल जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो लास्ट आप देखेंगे कि लाइक चार्जेस पास पास में नहीं होने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन भी भेजा था मेरे को अंकिता ने, वो भी मैं बता देती हूँ, सो दैट आप लोगों को ना अच्छे से रिवाइज हो जाए। एक और करवा रही हूँ मैं, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, देखिए HCOOH है तो बेटा, HCO नेगेटिव, OH के ऊपर पॉजिटिव है, HC कार्बन पे पॉजिटिव है, O पे नेगेटिव है OH, और लास्ट है कार्बन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, और इस पे OH है। अगर नहीं दिख रहा तभी मैं बोल रही हूँ। ये A हो जाएगा, ये B, ये C, ये D। सबसे पहले क्या चेक करना है बच्चों? ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है। सबसे पहले क्या चेक करना है? न्यूट्रल। क्या इसमें कोई तुम्हें न्यूट्रल दिख रहा है? A option. ए ऑप्शन। Yes, ma'am. A option. ज्यादा होगी। फिर उसके बाद पाई बॉन्ड देखो, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इनमें 0 पाई है, तो बी वाला उसके बाद हो जाएगा, खत्म। तीसरा Yes, नाम ma'am. क्या आता है? मोल Charge. ज्यादा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए बेसिकली, यानी कि कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, लास्ट में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, तो सी वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर डी वाला, यानी कि ABCD। क्लियर हुआ बच्चों? Yes, ma'am. अब क्या करोगे? अब जितने भी क्वेश्चन बच्चे हैं खुद करोगे, और जो मैंने आप लोगों को आंसर्स मैच करने के लिए बोले थे उससे अपने आंसर मैच करोगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम मुझे पर्सनली मैसेज करना, फिर हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको प्रायोरिटी, क्योंकि अगर आप सारी चीजें मिक्स कर दोगे ना तो 101% चांसेस यही हो जाएंगे कि आप लोग क्वेश्चन को गलत ही करके आएंगे। इसलिए जो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर सिखाया था प्लीज वैसे ही करना। ठीक है, चलिए Yes. अभी आते हैं हमारे रिवीजन वाले पोर्शन पे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है। असाइनमेंट वाले आंसर भेज देना, ठीक है।
कुछ तो मैं यहीं पे करवा दे रही हूँ, टोटल 6 क्वेश्चन है वो मैं अभी करवा देती हूँ, बाकी के मैं आंसर भेज दूंगी कल तक या रात तक। अगर कोई स्टूडेंट सोल्व करके भेजता है जो सही है उनका मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। जैसे देखो इसमें मैंने 1-2 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, ये देखो पीकेबी, हाँ पीक तभी मैंने लिए हैं ये, मेरे को पता है कहाँ पे आप लोगों को डाउट होंगे। आपको पीकेबी का ऑर्डर लगाना है, तो बच्चे पीकेबी का आपको पता होना चाहिए, पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। तो आप लोग ना डायरेक्ट पीकेबी का ऑर्डर नहीं लगाएंगे, सबसे पहले आप बेसिसिटी का ऑर्डर लगाएंगे कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन सा होगा। उसके बाद जो उसका ऑर्डर आएगा उसको क्या कर दोगे आप, रिवर्स कर दोगे। क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। तो मुझे क्या आप बता पाओगे कि इसमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा बेसिक है। तनिष्का कैसे? मैम क्योंकि वो न्यूट्रल है। बेटा यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ी ना चल रहे हैं, न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो सारे ही है। न्यूट्रल वाला कंसेप्ट कब किसने बताया तनिष्का तुम्हें? क्या देख रहे हो, कौन बताएगा सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है? ऑप्शन नहीं बताओ, मुझे ये बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है? चार्टे लगा दूंगी अब मैं, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो क्लास में बिल्कुल भी। थर्ड वाला कैसे बेसिक है सबसे ज्यादा, क्या बताया था मैंने? बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम एंड माइनस आई, प्लस एम एंड प्लस आई है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे 3 CH3 लगे हुए हैं, वो इसकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, तो फोर्थ की सबसे ज्यादा है, फिर थर्ड वाले की है, फिर सेकंड वाले की, और फर्स्ट वाले की तो सबसे कम है क्योंकि इसके लोन पेयर घूमने गए हुए हैं बेंजीन रिंग में, रेजोनेंस में, तो ये तो सबसे कम आएगा। अब इसका जो ऑर्डर है वो उल्टा कर दो, वही पीकेबी का ऑर्डर होगा, यानी कि सेकंड वाला सबसे ज्यादा, एक मिनट रुको, फर्स्ट वाला, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट वाला कर लो, फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ। कौन सा ऐसा ऑप्शन फोर्थ है, देख पा रहे हो? हाँ जी, पता चला Yes, कहाँ ma'am. गलती हुई है? कौन बताएगा मुझे कहाँ गलती करी है, बताइए कहाँ मैम मिस्टेक? मुझे तो प्लस सुहानी मुझे प्लस आई का वो वाला ऑर्डर ही याद नहीं था। ये वाला? मैम प्लस आई का जो ऑर्डर होता है ना, पहले से टर्जरी आता है, सेकेंडरी, वो वाला याद नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कर रहे हो, और अगर ये सोच के आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कर रहे हो कि आज जो मैम ने क्लास में करवाया उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बच्चे गलत फहमी है। आपको जितने भी ऑर्गेनिक के लेक्चर्स है टिप्स पे आने चाहिए, हर एक चीज टिप्स पे पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे। समझ में आ गई? यस मैम। किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो अपन नेक्स्ट करते हैं बेटा, ठीक है? आओ पीयूष पाल, ओके नेक्स्ट वाला करते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों को स्ट्रक्चर ही ना बनाने आए हो, तो मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को बना के दे देती हूँ, फिर आप लोगों के लिए हो सकता है इजी हो जाए। फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो मेटा पे लगा हुआ है OCH3, इधर देखो, और इस पे लगा हुआ है CH2+, यही बना हुआ है ये स्ट्रक्चर, अगर ध्यान से देखोगे तो। यहाँ पे पैरा पे लगा हुआ है, और यहाँ पे CH2+, देखो ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, फिनाइल पे ही लगा हुआ है CH2+, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं इसको। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अब तो बता दोगे तुम मुझे, अब करो ट्राई। ये आपका A है, ये आपका B है, ये C है, और ये वाला आपका D है बच्चों। अब करो ट्राई, क्या बताना है आपको, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है। मैम इसमें भी हम प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट देखेंगे ना? हाँ बिल्कुल, जो जैसे मैंने बताया था कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो मैंने लिखा है, ये वाला, ये इसलिए लिखा है ताकि तुम क्वेश्चंस कर पाओ आज के। आपको ज्यादा चीजें अपने दिमाग में नहीं घुसानी, जितनी मैं बता रही हूँ हर लेक्चर में बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, तो प्लीज वही आप माइंड में रखेंगे। यस, प्लस आई, प्लस एम और प्लस आई पे देखेंगे। अगर प्लस एम वाले लग रहे हैं तो वो ज्यादा डोमिनेंट करेंगे। तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, फोर्थ बोल रहा है मेरे को लक्ष्य, बी वाला सबसे ज्यादा होगा, बहुत ही सही, फिर आपका सी वाला होगा, बहुत ही सही, फिर ए, फिर डी, बिल्कुल ठीक बोला है।
आप Yes. लोगों ने, बहुत से बच्चों ने ट्राई ही नहीं किया, इस वजह से आप लोग चुप बैठे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं क्लास में। तो देखो ऐसे करोगे तो ऑर्गेनिक आपके लिए नहीं बनी है बच्चों। मुझे थोड़ा सा इसमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस तो ऑर्गेनिक छोड़ दो, नहीं बनी है आप लोगों के लिए। मैम इसमें ना बी और सी में से कंफ्यूजन हो रही है। मैं बताती हूँ, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक के लिए, बहुत ज्यादा। इधर देखो बेटा, देखो बी और सी कहाँ है? बी क्या है आपका? पैरा पे लगा हुआ है ना, और सी में देखो ये पैरा पे प्लस एम भी तो लगाता है ये OCH3, तो प्लस एम वाला तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को बढ़ाता है ना बच्चों। यस मैम। यस मैम। बी वाला तो ज्यादा ही होगा। और मेटा पे क्या है? मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है OCH3, और मैंने कहा था मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है, तो ये सिर्फ माइनस आई लगाएगा, और ये माइनस आई से उसको डीस्टेबलाइज करना है। ठीक है, तो कंपैरिजन करने आना चाहिए। ठीक है, और सेम पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन है, आप ये वाला खुद करेंगे, बेसिसिटी वाला ऑर्डर, क्योंकि मैंने अब ये वाला समझा दिया आपको। बेसिसिटी में यू हैव टू चेक ओनली कि जहां पे लोन पेयर अवेलेबल है उसकी बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी, और जहां पे नहीं है उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, यस मैम। ठीक है, जैसे मुझे इसका आंसर भी दिख रहा है थर्ड वाले का। हो गया लक्ष्य? माइक अनम्यूट करके बोलो ना प्लीज, मेरे लिए इजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है मेटा पे OCH3 है, वो तो माइनस आई लगा के बेसिसिटी को डिक्रीज कर देता है, और ये एक ही ऑप्शन है बच्चों, यस मैम। एक ही ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपको ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कैसे करने हैं पहले रिवाइज करना है, जो मैं समरी आप लोगों को लास्ट में बताती हूँ, जो नेक्स्ट क्लास में आके फिर दोबारा से आप लोगों का रिकॉल टेस्ट लेती हूँ, वो इसलिए लेती हूँ ताकि आप लोगों की ऑर्गेनिक अच्छी हो जाए। तो इसलिए कह रही हूँ पहले कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, उसके बाद ही क्वेश्चंस लगाओ और ऑप्शन एलिमिनेट करो। ऑर्गेनिक का सबसे अच्छा करने का तरीका यही है कि ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द मोस्ट एसिडिक। मैंने एक चीज बताई थी, जब भी तुम्हें एसिडिक नेचर देखना हो तुम्हें क्या करना है, H+ निकाल के देख लो। H+ निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा इसमें ऑक्सीजन पे आएगा, वो कितना स्टेबल है। अगर वो स्टेबल है तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? मैम फर्स्ट और सेकंड में से होगा। अच्छा, फर्स्ट का स्टेबल है? कैसे स्टेबल है? मुझे तो नहीं दिख रहा ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। मैम ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन में ही तो बोल रही हूँ ना मैं, ये तो दूसरा क्वेश्चन है ना बच्चे, ये वाले की बात कर रही हूँ मैं। ओ मैम। इधर देखो, ये फिनोल है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो तो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, थर्ड वाला नहीं होगा? बताइए, बाकी किसी में रेजोनेंस हो रही है? जो बाकी बच्चे, प्लीज जग जाओ बेटा, जगना मैम पड़ेगा। आंसर थर्ड था मेरा, बट लेकिन नेक्स्ट में मैंने देखा कि वो ऑर्डर लगाया तो वो बता दिया था। नहीं नहीं, ऑर्डर तो उसका है दूसरे वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट से पहले ये वाला करो, ये मैं बाद में बताऊंगी, थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये वाला करते हैं। यहाँ पे बनाओ, फिनोल बनाओ बेटा, मिथाइल फिनोल बनाओ। मिथाइल फिनोल का मतलब है CH3, तुम कहीं पे भी लगा दो, मान लो मैंने यहाँ लगा दिया। मेटा नाइट्रोफिनोल, और आपको मिलेगा पैरा नाइट्रोफिनोल। अब आपको इसका एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। जल्दी से वो खोलो जहां पे मैंने उसमें समराइज किया था कि एसिडिटी किस पे डिपेंड करता है, या आज वाली स्लाइड देख लो अगर लिखा है तो अपनी नोटबुक में। माइनस एम और शाबाश शाबाश, -M और -I वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। अब तुम देखो -M और -I वाला कौन सा लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है बताइए? मैम डी में लग रहे हैं। शाबाश शाबाश, ऐसे करने हैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे -M भी लग रहा है, -I, तो डी वाला जीत जाएगा, और आई थिंक एक में ही है वैसे ऑप्शन। उसके बाद ये सिर्फ -I लगा रहा है, ये भी जीत गया। उसके बाद ए वाला, ये तो भैया +I लगा रहा है, ये तो डीस्टेबलाइज करेगा एसिडिटी को, तो बी वाला जो है बाद में आ जाएगा। यानी कि फाइनल ऑर्डर है हमारा बच्चे DCAB। समझे? तो रट्टा नहीं मारना है, ऑर्गेनिक में रट्टा मारने की एक भी चीज नहीं बताऊंगी मैं, हर एक चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को हैंडल करना है। तो जब भी आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करें, आप लोगों के पास आपका समरी चार्ट जरूर होना चाहिए, वरना गलत कर दोगे क्वेश्चन।
ठीक है, मतलब ये नहीं कि टेस्ट होगा तो उसमें भी समरी चार्ट हाथ में होना चाहिए, नहीं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी लर्निंग फेज में हैं बच्चों, नई चीजें हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, वैसे ये वाला क्वेश्चन मैं जनरली 12th में करवाती हूँ बच्चों को, बट ठीक है मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए, एक तो साइक्लोहेक्सेनोल है, ठीक है, एक एसिटिक एसिड है, बनाने तो आते हैं ना स्ट्रक्चर, आयुर्वेद नेमिंग सीखी है तुमने। इसका सेकंड यस मैम। अभी बताती हूँ, यहाँ पे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है भैया, 3 नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। ओके, उसके बाद फिनोल है। चलिए, मैम ये कौन सा वाला क्वेश्चन है? ये वाला है बच्चे, सेकंड वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों में से कितने आंसर बोल रहे हो, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ आप लोग क्या बोल रहे हैं। आप लोग बोल रहे हैं सेकंड 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 बोल रहे हैं, ओके लेट मी चेक। आप बोल रहे हैं थर्ड वाला ज्यादा होगा, यानी कि यू आर सेइंग कि ये वाला सबसे ज्यादा होगा क्योंकि 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। थर्ड और फोर्थ तो होगा ही नहीं, थर्ड के बाद आपके अकॉर्डिंग सेकंड होना चाहिए। सेकंड क्या है आप लोगों का, शाबाश, एसिटिक एसिड, मैंने बताया था ना, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आएगा और उसके बाद यहाँ पे 1 आएगा, 1 ऑप्शन वाला मिसिंग है। बिल्कुल बढ़िया, अपने आप को शाबाशी दे दो जिन्होंने आंसर दिया, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ऐसे करने ऑर्गेनिक, समझ आ रही है? तो टेंशन मत लो, मैं आपको अप्रोच करना सिखा दूंगी, हर क्लास में कुछ नया सीखोगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद आई थिंक मुझे अभी फाइनली कराना चाहिए जो आज का हमारा टॉपिक है, विच इज हाइपर कंजुकेशन। और बहुत इजी है, ये बहुत इजी है हाइपर कंजुकेशन, सिर्फ 2-3 बातें इसमें ध्यान रखनी है बस, ठीक है। तो हाइपर कंजुकेशन को ना, ये मैंने यहाँ पे एक पिक्चर तो लगा रखी है, बट मैं इसको अपने अंदाज से समझाना चाहूंगी, इसलिए यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्लाइड लगाई है। तो पहले तो बच्चे आप लोगों को ना हाइपर कंजुकेशन होने की कंडीशन पता होनी चाहिए कि हाइपर कंजुकेशन हम कैसे पहचानेंगे, कहाँ होता है और होता क्या है, पहले ये भी देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज देखना बच्चे, एक तो मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ मिथाइल केटाइन, ध्यान से देखना, बहुत आराम से देखना, सच में इजी है। तुम बस मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो क्या है, बता सकते हो? इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बता दो बच्चे, क्या है? sp2। शाबाश, sp2 है, ये प्लेनर है, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। यानी कि मैं बोल सकती हूँ इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। यस मैम। मैं एक बार थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ आपको कैसे बोल रही हूँ। कार्बन क्या होता है, 6 होता है ना उसका, 1s2 2s2 2p2 होता है, राइट? यस मैम। तो मैं बना देती हूँ 2s 2p2, और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो sp3 हो रहा है। लेकिन अगर बच्चे, अभी मैंने आपको ऑर्गेनिक क्योंकि आगे नहीं कराई है, तो होगा क्या, यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अब क्या होगा, हाइड्रोजन आके बॉन्ड बनाएगा, यही मतलब है। हाइड्रोजन आएगा, 4 हाइड्रोजन आएंगे और वो क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन वाले का CH4 बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि वैकेंट p ऑर्बिटल है। जब आप आगे ऑर्गेनिक को फर्दर सीखेंगे ना, तो मैं आपको रिएक्शंस कराऊंगी, अभी आप मत ध्यान देना कैसे हुआ। अभी मैं बता रही हूँ कि कोई आया और ये वाले इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, कोई आया, कौन आया आगे चल के सीखेंगे कुछ दिनों बाद। तो एक H का इलेक्ट्रॉन था, एक कार्बन का, वो लेके भाग गया, तो एक खाली ऑर्बिटल बच गई, एक कार्बन की वैकेंट ऑर्बिटल बच गई, हाँ या ना? यस मैम। इसलिए मैंने बोला वैकेंट p ऑर्बिटल। तो एक एक चीज को आप लोगों को समझना है कि वैकेंट p ऑर्बिटल का मैम से क्या मतलब है। तो इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है, बस एक चीज ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। क्या हुआ बेटा, चोर का नाम, क्या बोल रहे हो? वो किसी ने चोरी कर लिया ना, वो वाला पार्ट। हाँ, वो चोरी का नाम आगे सीखेंगे, कौन लेके गया एच को। वैसे जनरली बेस लेके जाता है, एसिड बेस रिएक्शन का नाम आपने सुना होगा, वो आगे चल के सीखेंगे। इधर आओ बच्चे, ओके। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज बना रही हूँ, ध्यान से देखना बेटा। दिख रहा है ये आपको? ये मैंने क्या बनाया है, 2 कार्बन, इथाइल केटाइन बोल सकती हूँ मैं इसको, जैसे मिथाइल केटाइन था, इसको मैं इथाइल केटाइन बोल दूं? यस मैम। यस मैम। ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी तक हम बच्चे ध्यान से सुनना जो मैं बता दे रही हूँ, जितना भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है इंडक्टिव रेजोनेंस, उसमें हम क्या कर रहे थे,
उसमें हम बार बार ये चीजें देख रहे थे कि मैम अगर कार्बन पे कहीं से पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, जनरली अगर मैं बोलूं तो कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए या तो मैं प्लस आई वाला ग्रुप लगा रही थी जब मैं इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा रही थी, और जब मैंने रेजोनेंस पढ़ाया तब मैंने उसमें क्या बोला, कोई प्लस एम ग्रुप लगा रहे हो, अभी तक यही पढ़ा है हमने। तो यानी कि यहाँ पे भी कहीं ना कोई आएगा जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को क्या करेगा बच्चों, खत्म करेगा। पता चला, खत्म करेगा। अब कौन खत्म करेगा बच्चे, तो ध्यान से देखना, जो CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कार्बन की वैकेंट पी ऑर्बिटल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्या फिर बोल रही हूं, यहाँ पे कैसे डोनेशन होता है, यहाँ पे जो CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, आपके कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में क्या देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन देते हैं। यानी कि कहां से कहां मूवमेंट हो रही है, CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहे हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा था कि हाइपर कंजुगेशन में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो कहां से कहां होता है, तो आपको बताना है इसमें CH जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, और H का 1s ऑर्बिटल कहां पे जाता है, किसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। अगर तुम्हें ये चीज पता है, क्योंकि बच्चे सिर्फ रट लेते हैं व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन, उनको यही नहीं पता, और अगर यही नहीं पता था तो नीट 2021 या 22 में जो बच्चे करके आए होंगे वो गलत होगा। ठीक है, अभी मैंने बिल्कुल बेसिक बताया, अभी बहुत अंदर जाएंगे हम इसके अंदर। बस अभी ये सीखो हाइपर कंजुगेशन में हो क्या रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कार्बन पे तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई वाले ग्रुप आए थे, मीजोमेरिक में प्लस एम वाले ग्रुप आए थे, इसमें क्या आएंगे, CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और हाइड्रोजन यहाँ पे 1s ऑर्बिटल उसकी यूज हुई है। इतना क्लियर हुआ, पहले बेसिक आइडिया की है क्या, बताइए। यस मैम। अब अगर हम ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा, अभी मैं पूरा करके दिखाऊंगी, अभी सिर्फ बताया है कि व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बॉन्ड तो निकलेगा यहाँ से, और यही रीजन है कि हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। समझे, अभी आगे चल के मैं पूरा मैकेनिज्म आप लोगों को कराऊंगी, बट अभी यहाँ पे पूछ लिया किसी ने तो मैंने बता दिया। जैसे देखो बच्चे, ये आपका सिंपल कार्बोकेटाइन दिखा रखा है, ये देखो ये खाली ऑर्बिटल है कार्बन के, आप लोग देख पा रहे हैं, ये खाली है पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल, और ये भरी हुई है, हम मान सकते हैं CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, इसमें अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है जी, ऊपर क्या लिखा हुआ है वो आपको अभी नहीं पढ़ना, जितना मैं बता रही हूँ वो करना आप लोगों को। जब मैं पूरा करवा दूंगी फिर आप स्लाइड्स को आराम से रिवाइज कर सकते हैं, आप लोगों के नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है बच्चों, फिर बोल रही हूँ, ये क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, किसकी, कौन बताएगा, किसकी, कार्बन। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, अगर मान लो ये CH है तो इसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इससे क्या होगा, जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए इतना मेरे बच्चों को समझ में आया कि एक्चुअल में हाइपर कंजुगेशन है क्या। ठीक है, अब मैं पूरा बताती हूँ कि हाइपर कंजुगेशन में आपको कैसे कैसे करना है, पूरा मैकेनिज्म कराती हूँ। इधर आओ बच्चे, जैसे जो मैंने इथाइल केटाइन लिया था उसको मैं एक बार फिर ले रही हूँ, ध्यान से देखना, देखो बच्चों ध्यान से। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये वाली चीज आनी चाहिए कि मैम ठीक है हाइपर कंजुगेशन तो ठीक है, लेकिन होगा कब, कोई कंडीशन है क्या उसके लिए। यस, उसकी कंडीशन क्या है, पहली चीज, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये बातें बाद में भी आएंगी बट अभी बता देती हूँ तुम्हें स्टार्टिंग में ही, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा कार्बन बोलते हैं। बहुत नई चीजें आ रही है तुम्हारे आगे आज। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अगर उस पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो वो हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, तो इसकी पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, कहाँ लिखो, यहाँ लिखवा देती हूँ कि अल्फा कार्बन, लिखो बच्चों, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ध्यान रखना कि अल्फा कार्बन जो आप देख रहे हो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए।
और अल्फा कार्बन कंटेन एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन। अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वहां पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होगी। और मैम अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो फिर वहां से नहीं निकलेगा H। क्यों नहीं निकलेगा? धीरे धीरे आगे चलता जाएंगे और समझते जाएंगे। पहले इसको देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है। अल्फा पॉजिटिव, जो जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उस पे जो H जुड़े हुए हैं वहां पे क्या है, 3 अल्फा H है। यानी कि ये तीनों H क्या कर सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे पहला ये वाला H कर सकता है, तो बना दो इसको। कैसे बनाओगे? अभी एक स्टूडेंट ने बोला मैम बॉन्ड ही हट जाएगा। यस, इसको हम ऐसे दिखाते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। देखो क्या कार्बन की इलेक्ट्रोडेफिशिएंसी खत्म हो गई? प्लीज देखिए। यस मैम। और कैसे बन सकता है? हो सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन भी चला जाए। तो देखो मैं कैसे बना रही हूं। ठीक है, अब इसकी बारी आ गई, इसकी बारी आ गई, ये रह गया तो ये भी जा सकता है बच्चों। देखो ऐसे करके। अभी आपके माइंड में बहुत क्वेश्चन आ रहे होंगे, मुझे बस 15 मिनट दे दो, सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतने ही क्या बने, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बने। तो एक पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी, जितने नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। इसका और नाम क्या है बच्चे? हाइपर कंजुगेशन का एक दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। आप देख रहे हो बॉन्ड हट रहा है बीच बीच में से, देख पा रहे हो? तो इसलिए इसका दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस भी है, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, अब हो सकता है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा हो कि मैम आपने H+ को हटा दिया तो यहाँ पे भी हटा के रखो ना, इसको क्यों हटा दिया? हो सकता आ रहा हो। तो ध्यान रखना, हमने 1 बाय 1 हटाया क्योंकि 3 अल्फा H है, तो 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिल सकते हैं। एक बार इसको हटा दिया, एक बारी मैंने इसको हटा दिया, और एक बारी मैंने क्या करा, इसको हटा दिया। तो आई रिपीट कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अल्फा कार्बन कंटेन एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन। सेकेंड, थर्ड पॉइंट, जितने नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। और इस इफेक्ट को हम, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। अब 1 बाय 1 अपने डाउट्स पूछना शुरू करो। पहले सुहानी। मैम ये अल्फा कार्बन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्फा कार्बन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडीशन है ये कि कहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होंगे। जैसे अल्फा बीटा गामा आप मैथ्स में पढ़ते थे ना, वैसा करके ये अल्फा है। इसके साथ अगर कोई कार्बन जुड़ा होता तो हम उसको बीटा नाम दे देते, और उसके साथ जुड़ा होता तो हम गामा। और हमारी नजर किस पे रहनी चाहिए? हमारी नजर सिर्फ अल्फा कार्बन पे रहनी चाहिए। ठीक है सुहानी, क्लियर है बच्चे? यस मैम। तनिष्का प्लीज आस्क योर डाउट। मैम जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें भी उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, बॉन्ड हट गया, तो फिर वो एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? देखो मैंने शायद ये बोला था कि हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है ये, मतलब सिर्फ सोचा गया होगा ये। ठीक है, कि ऐसे ऐसे हुआ होगा, तभी तो इसका नाम भी, ये जो साइंटिस्ट का मैं नाम भी बता देती हूँ, बाकर नादन नाम था उसका। उसने इसका नाम जो है नो बॉन्ड रेजोनेंस इसलिए रखा है कि यहाँ पे क्या है, H+C और H के बीच में बॉन्ड टूट जाता है, ये H+ अलग हो जाता है बेसिकली, वही दिख रहा होगा आप लोगों को, और बाकी जो है वो स्ट्रक्चर बनता जाएगा। आप लोग देख पा रहे हैं? बाकी आप नोटिस कर लो, यहाँ पे सबके कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट है, ये H+ बाहर निकला है, बस दिखाने का तरीका। अगर तुम्हारे पेपर में आ जाएगा कि भैया इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको ऐसे बना के दिखाने पड़ेंगे, आपको पूरा दिखाना पड़ेगा नो बॉन्ड रेजोनेंस की। एक बार आपने ये H हटाया, एक बार ये वाला, एक बार ये, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने और एक खुद का भी लेके चलता बना। मैम नो बॉन्ड रेजोनेंस का क्या मतलब है? अरे अभी मैं 5 बार बता हो गया था। यहाँ पे देखो ना, C और H के बीच में बॉन्ड हट रहा है ना, पहले में हट रहा है, दूसरे में हट रहा है, तीसरे में हट रहा है। ठीक है, उसी को हम बोल रहे हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस बच्चे। बाकी और किसी के जो डाउट है मैं देख रही हूँ। लक्ष्य क्लियर हो गया मैम? थर्ड वाले लेक्चर में C पे चार्ज क्यों है, कहाँ है? अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी। अभी ठीक है बेटा? जिसने पूछा था, अंजलि।
मैम 2 अल्फा कार्बन भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी तुम्हें, टेंशन मत लो, ठीक है। मैम हाँ जी, मैम इसमें अल्फा, जो अल्फा कार्बन होगा मैम, उसमें अगर एक भी हाइड्रोजन होगा तो वो हाइपर देगा कंजुगेशन होगा। देगा, कैसे देगा, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, ये तो सिंपल बेसिक वाला एग्जांपल था। और बोलो। बट मैम, हाँ मैम हाँ, इसमें मैम अगर ये एक हाइड्रोजन है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज कैसे होगा? क्यों sp3 क्यों नहीं है बच्चे, ये 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अच्छा तुम बोल रहे हो अगर एक एच है तो टेंशन ना Yes. लो, उसका एग्जांपल भी मैं दूंगी। और बोलो। मैम जो H प्लस बॉन्ड जब टू ब्रेक हो जाता है तो H प्लस रिलीज हो जाना चाहिए था, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से अगर उन्हें इलेक्ट्रॉन दे दिया तो। नहीं नहीं, यहाँ पे आप सिर्फ दिखा रहे हो बच्चे, जो आप लिख के दिखा रहे हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर को, जिसमें आप ये बताना चाहते हो कि हाँ जो इसका नाम है वो नो बॉन्ड रेजोनेंस इसी वजह से पड़ा कि H प्लस जो है हम अलग करके दिखा रहे हैं। आप दिखा रहे हो, अगर आप मान लो ये नहीं दिखाओगे तो आपसे कोई पूछेगा ये वाला H कहाँ गया, समझे। यस मैम। और बोलो। बस खत्म, डाउट्स यही थे, छोटे छोटे थे। यस चलिए ठीक है, अभी भी हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के जहन में हो, बट वो मैं अभी जस्ट 2 मिनट में, मुझे 2 मिनट दो, अभी मैं क्लियर करूंगी सारी चीजें, ठीक है। तो यानी कि ये आपको पता चल गया। अब नजर मारो, क्या ये डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ गई? द कंसेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन वाज डेवलप्ड बाय बेकर, बोल दो बेकर, बोल दो, मैं बेकर बोलती हूँ, बेकर एंड नदन, एंड इज ऑल्सो नोन एज बेकर एंड नदन इफेक्ट। उसने दिया था ये हाइपर कंजुगेशन वाला इफेक्ट। तो हाइपर कंजुगेशन देखो यहाँ पे, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल और ये देखो सिग्मा CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हाइपर कंजुगेशन हो रही है, कैन यू सी दैट? यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से आगे चले, चलिए Yes. ओके। इधर आओ बच्चे, ध्यान से पढ़ना, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। द वेरियस हाइपर कंजुगेशन फॉर्म्स आर कॉल्ड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, और यू कैन ऑल्सो से हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। Since there is no bond between alpha carbon atom and one of the hydrogen atom, the hyperconjugation is also called no bond resonance. Now, second point, H atom present and alpha carbon next to the double bond. हालांकि अभी मैंने डबल बॉन्ड वाला नहीं कंसिडर किया है, अभी मैंने कार्बोकेटाइन वाला केस पढ़ाया है। बेसिकली 3 केस होते हैं जहां पे हाइपर कंजुगेशन होती है, इन्होंने डबल बॉन्ड वाली लिख दी है, तो इसकी जगह तुम मान लो कार्बोकेटाइन, ठीक है। वो क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो इसको, फिर हम आगे चलते हैं। यस मैम। ठीक है, चलिए ओके। इसके बाद मैं चलो ये पढ़ते हैं हम, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगी। नहीं, ध्यान रखना कार्बन आयन नहीं होगा, अभी मैं वही करवा रही हूँ, कंडीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। कार्बन आयन नहीं होगा, वहां पे आप 8 इलेक्ट्रॉन बना दोगे अदरवाइज। देखिए आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा पेशेंस। इधर आओ बच्चे, अगर आपका CH सिग्मा बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज जो आर एट अल्टरनेट पोजीशन, तो वहां पे हाइपर कंजुगेशन होगा। क्या ये वाला एग्जांपल मैंने आपको अभी समझाया है? यस मैम। Yes. यहाँ पे मैम। देखो, इन्होंने इसको ऐसे हटा दो, गलती से वो बॉन्ड लगाया हुआ था, तो देखो एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये। कितने अल्फा हाइड्रोजन थे बच्चे? 1 2 3, तो देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो वी हैव 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर मोर देन देयर विल बी मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, सो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। यानी कि सिंपल भाषा में बोलना चाहूंगी कि नंबर ऑफ अल्फा H जितने ज्यादा होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज्यादा होगी। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? यस मैम। Yes. बहुत बढ़िया चल रहा है, चलिए आइए ओके। अब ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जैसे अगर इसको मत देखो, मैं अपनी तरफ से बनाती हूँ। देखो, एक तो तुम्हारे पास है ये CH3 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 CH3, एक ये है बच्चे, एक तुम्हारे पास है CH3 CH3, एक ये वाला है, एक ये है CH3 CH2 प्लस, और एक ये वाला है CH3 प्लस। बेटा इधर 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 ध्यान दो, इधर ध्यान दो। बिल्कुल 9 12 16 बहुत सारे अल्फा H हो सकते हैं भाई। जैसे ये तुम्हारा A है बच्चे, ये B है, ये C है, ये D है। पहले तो ये मैं ही करवाऊंगी।
आइए, अगर मुझे बताना हो, ये टर्शरी वाला कार्बोकेटायन है, याद आ रहा है तुम्हें? टर्शरी वाला है ये, यस ठीक है। यस मैम। अगर तुम्हें इनकी स्टेबिलिटी बतानी हो तो तुम मुझे देखते ही बता दोगे मैम टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। लेकिन अभी हम हाइपर कंजुगेशन कर रहे हैं तो हमें वो वाला कंसेप्ट भी सीखना है। तो हाइपर कंजुगेशन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि कितने अल्फा एच जो है प्रेजेंट है। तो आइए देखते हैं। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला कार्बन उसके लिए अल्फा है, ये वाला कार्बन भी उसके लिए अल्फा है, और ये वाला कार्बन भी क्या है? अल्फा है, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं ना बच्चों। ध्यान से देखिए, ध्यान से। यस मैम। अब कितने हाइड्रोजन है? 3 यहाँ पे है तो 3 अल्फा एच यहाँ, 3 अल्फा एच यहाँ, और 3 अल्फा एच यहाँ। तो टोटल कितने? 9 अल्फा एच। कितने हो गए? 9 अल्फा एच हो गए। यानी कि यहाँ पे कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बच्चों? 9 बनेंगे। नेक्स्ट वाले पे आओ। यहाँ पे देखो कितने अल्फा एच है? 3 यहाँ और 3 यहाँ, तो कितने हो जाएंगे? 6। यहाँ कितने हैं? 3। तो यहाँ पे कितने बनेंगे? 3। और यहाँ पे एक भी नहीं है तो 0 अल्फा एच। तो सबसे ज्यादा स्टेबल, 1 मिनट आ रही हूं मैं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला, और फिर डी वाला। तो जितने ज्यादा अल्फा एच उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। मैम डी वाले के पास अल्फा एच है नहीं तो एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल, CH3+ क्यों नहीं होता? यहाँ पे बात क्या हो रही है? यहाँ पे देयर इज नो मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। यहाँ पे बात हो रही है आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है बच्चे। ये स्टेबल नहीं है बिकॉज इसके पास 0 अल्फा एच है। ठीक है, समझे? यस। हाँ, और बोलो, कैन यू रिपीट? मैं आगे वाले एग्जाम्पल में रिपीट करूंगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कराऊंगी। तो बात है सिंपल सी कि जितने नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। हाँ जी, खत्म डाउट? चलिए तनिष्का, यस मैम। ठीक है, इसके एक काम करते हैं, एक और स्लाइड लगाती हूँ और तुम्हें मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ करने के लिए। ये पहचानना, मुझे बताना कि किसमें हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा है। ठीक है जी, आइए। मुस्कान, तुमने क्लास अभी ज्वाइन की? नो बोन रेजोनेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बोन भाग रहा है ना, खत्म हो रहा है। देखो यहाँ कोई बोन नहीं है। देयर इज नो बोन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, देयर इज नो बोन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नो बोन रेजोनेंस। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे करके बता रहे हैं ना कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। चलिए आइए, अगर 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो 2 अल्फा होगा क्या? नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपके पास मॉलिक्यूल का है। मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकती कितने होंगे। आप प्लीज ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए शिवानी, तब समझ में आएगा। चलिए बस यही कर दीजिए, इतना ही बहुत है मेरे लिए अगर ये भी कर दो। ABCD ध्यान से देखना। अल्फा कार्बन बच्चों को देखने नहीं आते अल्फा हाइड्रोजन। 5 है, आराम से करना, आराम से करो। टेक योर टाइम बच्चों, टेक योर टाइम। ये जो बॉन्ड है ना, अब तो समझ गए ना ये क्या चीज है, तो ध्यान रखना इस चीज का। तनिष्का तुम्हारे हो गए क्या? यस मैम। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए बाकी कीजिए, जिसका होता जाए। शाबाश। आपको सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन खोजने हैं यहाँ पे। ठीक है, यू हैव टू ओनली फाइंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे मैं स्टेबिलिटी की भी बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हें सिर्फ वही सीखना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है बच्चों। चलिए, हो जाना चाहिए था। बहुत ही गंदी बात है, कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया है। इधर आओ। नहीं, बताना नहीं है किसी को, आप सिर्फ आंसर मैच करेंगे बच्चे। देखो, अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे है, तो इसके साथ वाला ये वाला अल्फा होगा बच्चों, ये वाला अल्फा होगा और ऊपर वाला अल्फा होगा। ध्यान से देखिए। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे कितने एच हैं? 2 एच है। यहाँ पे भी 2 एच है और ऊपर 3 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 2 4 और 3 7। 7 अल्फा। इसका ही आंसर है सही। मेरा सही है। बाकी लोग मैम मेरा गिविंग मी थम्स अप अगर आपने बहुत मतलब यही किया है तो शाबाश, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ वाला कार्बन ये क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा ओनली 1 अल्फा एच। ठीक है,
किसका ठीक था? जिसका ठीक है वो थम्स अप दो। तनिष्का गलत था क्या? अच्छा ठीक है। नो मैम सही था। ज्योति ठीक है। आर्या, यश, ओके, कोमल, बढ़िया। अब इसके बाद आओ नेक्स्ट पे। ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ वाला ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। यहाँ पे 3 H जुड़े हैं और यहाँ पे कितने हैं? 1 2 8, तो कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। यहाँ पे क्या करना है? ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अल्फा और ये वाला भी अल्फा, तो कितने हो जाएंगे? 3। ये वाले में आओ, ये वाला अल्फा, ये वाला अल्फा, तो कितने हो जाएंगे? बस खत्म। लो आ गए तुम्हें देखने, खत्म। अब स्टेबिलिटी कोई पूछे तो बता देना, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। सबसे इजी है ये, ठीक है। चलिए, उसके बाद है सेकंड कंडीशन बच्चों। सेकंड कंडीशन मैंने कहा था ना रेडिकल में भी होता है, तो रेडिकल में भी होता है। देखिए कैसे होता है, मैं अलग से आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ अगर आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो। ये देखो लक्ष्य क्या बोला, अभी रुक जा बेटा, क्वेश्चन कराने दे मेरे को। जब सारे क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे ना, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, तब बताना तुम मेरे को, ठीक है। इधर आओ बच्चे, इधर देखो, इस पे रेडिकल है तो क्या यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन हो सकता है? यस मैम। देखो कैसे हो सकता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि इसके पी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है बच्चे। यस मैम। बता दूं तो बस, अगर इसके पास भी खाली जगह है तो ये दे देंगे इसको। और कैसे देंगे दिखा रखा है यहाँ पे, एक बार अलग से दिखा देती हूँ। ये देखो ऐसे करके रेडिकल में ब्रेक कर दो इसको, तो क्या बन जाएगा? मैं एक बना के दिखा रही हूँ, CH H और H रेडिकल, और यहाँ पे CH2। देखो, यस मैम। तो अगर मैं यहाँ बोलूं यहाँ पे कैसे ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो आप क्या बोलोगे बच्चे? यहाँ पे आप बोलोगे वही CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। वहां पे क्या था? पूरी खाली थी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ है, देखिए। यस देखो बच्चों, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखना, इसकी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस वाले कार्बन की, एक बार चेक करो बच्चों। ये वाली H और रेडिकल को काउंट नहीं करोगे, 1 2 3 sp2 है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन विच इज अटैच टू sp2। जो इस sp2 कार्बन से अटैच है वो अल्फा कार्बन होगा, और जिस पे H प्रेजेंट है वो आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इफ देयर इज 1 CH sigma bond and 1 free electron are at alternate position, then there will be a hyperconjugation effect। ठीक है जी, पल्ले पड़ा? यस मैम। पहले CH2 पे फ्री रेडिकल था, फिर हाइड्रोजन पे फ्री रेडिकल आ गया। फिर हाँ, कैसे आया? क्योंकि हमने बॉन्ड ब्रेक करवा दिया ना बच्चे, एक रेडिकल H को मिल गया और एक रेडिकल जो यहाँ था वो कार्बन पे जो रेडिकल था, दोनों ने बॉन्ड बना लिया ना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कंडीशन है ये वाली, इसको भी मैं अपने तरीके से करके दिखाती हूँ। इधर आओ बच्चों, ऊपर मत देखना जो हो रखा है, यहाँ पे आओ। CH CH2। देखो बच्चों, क्या यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन हो सकती है क्या? यस मैम हो सकती है। पहली बात कैसे होगी, ध्यान से सुनना। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं, तो ये क्या करेगा? शिफ्ट होंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे इस पे शिफ्ट होंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों, इस वाले कार्बन पे, इस वाले पे। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर करेंगे। बनेगा क्या? इधर आओ, CH H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। देखिए ध्यान से देखिए, तो ऐसे करके 3 निकल जाएंगे। अब यहाँ पे आप CH पे नहीं हो सकते ट्रांसफर क्या? हम जैसे CH2 पे हो रहे हैं तो CH पे भी तो हो सकते हैं। कैसे हो जाएंगे भाई? CH2 कहाँ पे? यहाँ पे बोल रहे हो? वो तो आपने फिर अनस्टेबल बना दिया ना बच्चे इसको। यहाँ पे आप नेगेटिव ला रहे हो, इसका ट्रांसफर कैसे कराओगे आप फिर? ठीक है, चलिए इसके पीछे क्या कंसेप्ट है ये सुनते हैं। पहले आप पहचानोगे कैसे? पहली कंडीशन मैंने बता दिया कि अगर 1 CH सिग्मा बॉन्ड और आपका पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे है, वहां होगा हाइपर कंजुगेशन। सेकंड, अगर CH सिग्मा बॉन्ड और आपका रेडिकल अल्टरनेट पोजीशन पे है, वहां पे होगा। अगर 1 CH सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है तो वहां पे होगा। इसमें कैसे देखते हैं बच्चे अल्फा H? इधर आओ, अगर आपके पास एल्कीन है तो आपको क्या चेक करना है?
अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यही वाला यहाँ पे फंसते हो आप लोग। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके साथ वाला कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन होगा, और उसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होंगे बच्चे? अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, यहाँ देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कोई और कार्बन नहीं था, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक ये कार्बन है, तो देयर आर टोटल 3 अल्फा एच। तो कितने हाइपर कंजुगेटेड बनेंगे? 3 बनेंगे, 3 बनेंगे। ध्यान से देखो मैम इसमें CH2 का नहीं लेंगे? CH2 कहाँ पे? कौन सा CH2 बच्चे? मैम जैसे CH3 का ले रहे हैं और बीच में हमारा एल्कीन है और CH2 का। इसका, इसको कहाँ से यस ले रहे मैम। हो? इसको कहाँ से ले रहे हो बेटा तुम? इस पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया ना, इसको कहाँ से ले रहे हो? यस मैम। आप इसमें डबल, हाँ बोलो। मैम इसमें कंफ्यूजन हो रही है। मैं अभी बता दे रही हूँ, इसमें होएगी क्योंकि है ही ऐसा, बट मैं बता देती हूँ दोबारा। देखिए, इसके पीछे जो कंसेप्ट है ना, वो मैं बताती हूँ यहाँ पे, एक अलग से ब्लैंक पेज लेके ध्यान से आइए, सुनिए। क्या लिया मैंने? CH3 CH CH2, यही लिया है ना? यस मैम। ठीक है, इसको Yes, पूरा अच्छे से बना लो, इसको अच्छे से बना लो। होता यहाँ पे क्या है बच्चे, ऐसा नहीं है ऑर्गेनिक में कुछ भी अपने आप नहीं होता। इधर आओ, देखो यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है, और जहां पे पाई बॉन्ड होता है वहां पे पाई स्टार भी होता है। मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ दोबारा से MOT में। याद करो, हमने बनाए थे ना, सिग्मा के साथ सिग्मा स्टार भी होगा, Yes, ma'am. पाई स्टार भी होगा। यहाँ पे भी सेम वही है। अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो उसके पास उसकी पाई स्टार ऑर्बिटल भी होगी, यानी कि उसके पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होगी। समझे? तो इसको हम एंटी बॉन्डिंग को हम कैसे दिखाते हैं बच्चे इस तरीके से हम दिखाते हैं, सिर्फ कंसेप्ट बता रही हूँ। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही पाई बॉन्ड, या मैं सिंपल बोलूं, जैसे ही CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई स्टार ऑर्बिटल में जाएंगे कार्बन के, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो ये पाई बॉन्ड है वो क्या होगा? ब्रेक होगा। याद करो MOT में जब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, बताया था। जब एंटी बॉन्डिंग Yes, में ma'am. जाते हैं तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। पहले देखो डबल बॉन्ड था, जैसे ही तुमने पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डाले, बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया। अब डबल बॉन्ड से वो किस में चेंज हो गया? सिंगल बॉन्ड। यानी कि एल्कीन वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो कहां से कहां हो रहा है? CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। पहले ये चीज बताओ, ये अप्रोच तुम्हें समझ में आई, कहां से कहां जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन? यस मैम। ठीक है। उसके Yes, बाद ma'am. सेकंड चीज ये आती है कि आप पता कैसे लगाओगे कितने अल्फा एच है। तो बच्चे उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके पास अगर एल्कीन है तो आप डबल बॉन्ड वाले कार्बन को उठा लो। मेरे पास डबल बॉन्ड वाले ये 2 कार्बन है, एक ये वाला है, एक ये वाला कार्बन है, उसको पकड़ लो। ठीक है, उसके साथ वाले कार्बन को देखो, इसके साथ ये कार्बन है, इसके साथ कोई कार्बन नहीं है, तो कुछ कोई मतलब ही नहीं बनता। इसके साथ जो कार्बन है बच्चे, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? बोलो 3. कितने हैं? अरे बोलो ना, 3 तो दिख रहा होगा ना। 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि देयर आर टोटल 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। पहले ये वाला जाएगा, ठीक है, फिर हो सकता है कि दूसरे में ये वाला चला जाए, और तीसरे में हो सकता है ये वाला चला जाए। समझ? मतलब हाँ, सिंगल के साथ बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? मैम, डबल सिंगल के साथ बॉन्ड बनाएगा। तुम लोग ना, ये तुम बोलने का जो वे है वो गलत है। मतलब जो तुम बोल रहे हो सिंगल डबल, आप लोग रट्टा क्यों मारो सिंगल डबल? आप समझो कि हो क्या रहा है। CH के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पहले जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल हो गया, डबल सिंगल, ऐसे समझ सकते हो। सिंगल डबल हो गया, डबल सिंगल, बस। समझे? हाँ जी। अभी Yes, बोलिए, ma'am. पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, या और क्वेश्चन दूं? बताइए, क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को, आराम से करना बैठ के। यस चलिए मैम। क्वेश्चन करो। ओके, A B आपको पहचानने हैं, ठीक है? क्या पहचानना है इसमें? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बेटा, ये 4 करो, 4 करो ये, और मुझे बताना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है।
कितने हैं, सॉरी ये बताना है आप लोगों को, रट्टा तो बिल्कुल नहीं मानना है। मैम बस प्लस आप, का साइन आएगा। हाँ जी, प्लस का साइन। प्लस का साइन कहाँ है, प्लस का साइन क्यों आएगा पूजा, प्लस का साइन क्यों आएगा? मैंने आपको 3 केसेस बताए, एक कार्बोकेटाइन वाला, एक रेडिकल वाला, ये तीसरा केस है आपका एल्कीन वाला। क्यों आएगा यहाँ पे प्लस का चार्ज, समझे? अब बताओ कितने निकलेंगे अल्फा, जिसका होता जाए हैंड रेज करता जाए, जिसका होता जाए हैंड रेज करता जाए। ज्योति का हुआ है बस, तनिष्का का भी हो गया है, आनिया का भी हो गया है, बाकी और? अरे ट्राई तो करो, गलती तो होगा, गलती तो होगा बच्चे। मैम हो गया है। हो गया, ओके। देखिए आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को पकड़ लो, उसके साथ वाला कार्बन देखो, ये रहा, ये अल्फा कार्बन है, कितने एच है इसके पास, 2। 2 अल्फा एच हो जाएंगे। यहाँ पे आओ, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, साथ वाला कार्बन ये है, इस पे कितने एच है, 3 H। और यहाँ पे 2। 2 कैसे, 3 बेटा, CH3 है ना ये, तो कितने हो जाएंगे, 6 अल्फा एच। यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ वाला कार्बन एक तो ये है, यहाँ पे 3 है हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 है, और ये भी तो है, तो कितने हो जाएंगे, 3 3 6 7 8 9 10, यानी कि 10 अल्फा एच यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 अल्फा एच यहाँ पे हो जाएंगे, और एक यहाँ पे हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे बताओ, 3 अल्फा एच। बताइए किसके ठीक है ये सारे, बताइए किसके ठीक, ठीक है? सुहानी, मुस्कान, लक्ष्य, ओके, सबके ठीक है, बहुत ही बढ़िया। कोमल, सृष्टि, मुस्कान, हाँ बेटा। मैम रिंग वाले में कैसे कंसीडर करने हैं, जो अल्फा वाले कार्बन? वही है, सेम सेम, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला कार्बन देख लो। मैम रेडिकल वाले में, रेडिकल वाले में तो अभी तो बताया मैंने, रेडिकल में सेम जैसे आपको कार्बोकेटाइन का देखना है वैसे उसका देखना है, ठीक है? क्या सी बता दो बेटा, सी में देखो ना, डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके साथ वाला कार्बन ये है, इस पे कितने एच जुड़े हुए हैं बेटा, ये कितना है ये बताओ, ये CH3 है ना तुम लोगों का, तो 3 3 6 और 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 10 हो गए ना। अल्फा की काउंटिंग में गलत होगी, वो तो होएंगी बेटा, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो ना, हो जाती है। ठीक है जी, समझे? बताइए यस मैम। इसमें से तो पूछिए, चारों हो गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी मैं आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी फिर आपको, ठीक है? चलिए, उसके बाद यहाँ पे एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि मैम उसमें भी होता है क्या, कार्बन आयन में भी होता है? नहीं होता, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आप और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हो, तो इसको आप डिस्टेबलाइज कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि इसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो बच्चों, इसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 4 6 और 8, तो यहाँ पे आप नहीं कराओगे, ठीक है? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वहीं पे हाइपर कंजुगेशन होगा। तो किस किस में हुआ, कौन बताएगा मुझे? कोमल आप बताइए, किस किस में हमने करवाया हाइपर कंजुगेशन, प्लीज रिपीट। कार्बन कटायन, हाँ, वेरी गुड, रेडिकल, वेरी गुड। और एल्कीन में किसमें करवाया? फिर से बता देती हूँ, एक हमारे पास ऐसा केस मिलेगा आपको बच्चे जिसमें CH सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, CH के सिग्मा बॉन्ड और आपका पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से अल्टरनेट पोजीशन पे हो, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगी। या इसकी जगह आप रेडिकल भी ले सकते हैं बच्चे, ऐसे भी ले सकते हैं CH2 रेडिकल। और एल्कीन में भी हमने देख लिया आज। रेडिकल और कार्बन कटायन में सेम रहता है ना? हाँ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास दोनों की कमी है, ठीक है? तो ये 3 केस हैं जहां पे क्या होता है, आपका हाइपर कंजुगेशन होता है। इस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए इन तीनों में। हो सकता है कि और भी एग्जाम्पल्स हो, लेकिन अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए। चलो क्वेश्चन भी करते हैं। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। याद करो, मैंने उसमें बताया था प्लस आई माइनस आई और प्लस एम माइनस एम। हालांकि इसमें भी होता है प्लस एच एंड माइनस एच, लेकिन इसमें हम माइनस एच की बात नहीं करते, इसमें हम बात करते हैं प्लस एच की,
ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे कार्बोकेटाइन की। ये तो मैं तुम लोगों को बता ही चुकी हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। यानी कि आज तुमने एक और चीज ऐड कर दी बच्चे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कौन बताएगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस एम नंबर ऑफ प्लस आई एंड प्लस एच। प्लस एच। एक बात और ऐड हो गई। और अगर मुझे प्रायोरिटी बतानी हो तो बच्चे सबसे पहले मीजोमेरिक जी आएंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन आएगा और इंडक्टिव सबसे पीछे। तो ये तीनों चीजें हमने आज पढ़ ली फाइनली, ठीक है, समझे? तो सबसे पहले मीजोमेरिक, फिर हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव अगर लग रहा है तो तीनों में। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चंस है, आप लोगों को स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन दिया और थर्ड क्वेश्चन दिया है। ओके, 2 ही क्वेश्चन है। ओके हाँ, 2 ही क्वेश्चन है। आप इसको प्लीज करो और मुझे बताओ कंफर्म करके कि क्या रहेगा इनका ऑर्डर। अगर मैं इसको नाम दे दूं ABCD ABC, अभी क्योंकि मैंने हाइपर कंजुगेशन वाला बताया है तो आप उसी को लगाएंगे। हालांकि यहाँ पे इंडक्टिव भी लग रहा है, बट पहले आप हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे करेंगे इसको। ABCD, यस ABCD। अगर मैं बोलूं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग तो यहाँ पे 9 अल्फा एच है, यहाँ पे 6 अल्फा एच है, यहाँ पे 3 अल्फा एच है और यहाँ पे 0। अगर इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे बताऊं तब भी यही आएगा, टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पे एक दूसरे को वो क्या करेंगे, काउंटर करेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है, हाइपर कंजुगेशन वाले को प्रायोरिटी देनी है। यहाँ पे देखो यहाँ पे वो बताओ ना अल्फा एच कितने हैं यहाँ पे बच्चे? मैम पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 1 है। नहीं पहले 5 कैसे, 3 4 5 6 7। हाँ यहाँ पे कितने हैं, 4 है 4 और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो यानी कि सबसे पहले ए, नहीं 5 नहीं बेटा, ए है ना। देखो कार्बन पॉजिटिव चार्ज उसके साथ वाले पे देखना है कार्बन पे कितना अल्फा हाइड्रोजन। तो ABC इज द करेक्ट ऑर्डर, बताइए। यस मैम। चलिए जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद फ्री रेडिकल का भी मैंने बता दिया कि जितने अल्फा एच होंगे उतने ही ज्यादा क्या होगी बच्चे, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट और ऐड हो गया आज तुम्हारा कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अब तो मजा आ रहा है, अब तो समझ में आ रहा है। यस ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच और प्लस आई भी लिख लो, खत्म। प्रायोरिटी किसको देनी है पता है ना, बस। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो ये वाला। इससे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट बनता ही नहीं है ये। मैम ABCD। हाँ ABCD 3 है ना बच्चे। यस मैम। मैम CH3 उसी के साथ है। ABCD ये अलग है बच्चे। देखो यहाँ पे कितने हैं, 9 अल्फा एच है, यस मैम। है और यहाँ पे 3 है और वहां पे 0 है। ठीक है, तो वही रहेगा ABCD। ठीक है, चलिए ओके। उसके बाद देखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, क्योंकि हमने किसमें पढ़ा था, कार्बोकेटाइन में, कार्बोनाइन सॉरी फ्री रेडिकल में और एल्कीन में। तो यहाँ पे भी वही है, जितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होंगे हाइपर कंजुगेटिंग उतनी ही एल्कीन हमारी स्टेबल होगी। क्या एग्री करते हो इस बात को लेके? यस मैम। तो अगर तुम्हारे सामने 2 एल्कीन आ जाए और आपसे पूछे स्टेबिलिटी बताओ तो हाइपर कंजुगेशन देख लेना उसके अंदर कितनी है। जैसे यहाँ पे 3 अल्फा एच है और यहाँ पे 0 है। देखो क्योंकि मैंने कहा था डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला कार्बन देखना है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। यस मैम। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मैम डबल बॉन्ड इन कार्बन के साथ जो होगा वो सिंगल बॉन्डेड होगा। हाँ और क्या, मैंने बोला ना अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड बेटा। यस मैम। चलिए एक बार जल्दी से ये ऑर्डर नजर मारिए, क्या ये ऑर्डर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन वाला जो नीचे लिखा हुआ है मैंने? एक बार नजर मारो बच्चों। यस मैम। यस मैम। नजर मारो, बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 9 12 12 है और यहाँ पे कितने 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6।
लेकिन और यहाँ पे भी 6 है, लेकिन ये दोनों में कैसे डिसाइड करोगे स्टेबिलिटी? क्योंकि मैंने अभी आपको आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा आइडिया दे देती हूँ। सिस ट्रांस करके आपके वो होते हैं स्टीरियो आइसोमर। सिस मतलब अभी सिर्फ बता रही हूँ, सुन लो, ये बाकी बाद में बताऊंगी। अगर बच्चे 2 ग्रुप सेम साइड पे हैं लाइक दिस, तो वो सिस होता है। अगर अपोजिट साइड पे है तो वो ट्रांस ट्रांस पे होता है। ध्यान रखना ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, बस अभी के लिए ध्यान रखो, बाकी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रुप अगर अपोजिट साइड होते हैं तो रिपल्शन कम होती है एज कंपेयर टू सिस। दिस इज यही रीजन है कि ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अभी सिर्फ ध्यान रखो कि ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद यहाँ पे 3 अल्फा एच है और यहाँ पे 0। पल्ले पड़ा? यस मैम। मम्मी सिस और ट्रांस में दोनों ग्रुप सेम होते हैं। सिस और ट्रांस दोनों में देखो ना, सिस ट्रांस दोनों सेम है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। और इवन अगर मैं बोलूं इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। यानी कि अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का, तो दोनों का अलग अलग होगा। ये हम पढ़ेंगे कब? जब मैं तुम्हें आइसोमेरिज्म कराऊंगी। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन, उसके बाद 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे। Which of the following alkene is maximum stable? जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे ना कार्बन पे, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्या आंसर आ रहा है? सी ऑप्शन। यस सी मैम। कैसे आ रहा है? अरे सी कैसे बोल रहे हो भाई? पहले वाले को देखो। मैम पहले वाले में तो है ही नहीं। क्या यहाँ यस पे मैम, है? इसमें 2 हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, पहले वाले में 4। हाँ इधर आओ, इधर आओ। ये जो मैंने बना के दिया, अगर मान लो मैं CH3 को हटा के R लिख दूं तो गलत हो जाएगा क्या? R क्या होता है? एल्काइल ग्रुप ही तो होता है। तो Yes, यानी कि जितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ये भी बोल सकते हो आप, जितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप उतने ही तो बनेंगे ना आपके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, मैम वो स्क्वायर का ध्यान नहीं दिया, वो वहां पे 2 लिखा हुआ था। कोई बात नहीं। चलिए आ जाओ इधर। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा ये देखो, 2 R 1 R 1 H, और यहाँ पे 2 H 1 H R, और यहाँ पे ये, तो यही वाला होगा फिर, ए वाला करेक्ट ये होगा। वाला चल रहा है। यस मैम। यस ठीक है, उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या मैंने आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ाया था बच्चे? थोड़ा सा पढ़ाया था ना, रेजोनेंस एनर्जी में पढ़ाया था। तो देखो बच्चे, जब कोई, देखो ऑर्गेनिक में क्या होता है ना, अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हो तो बॉन्ड वहां पे बनेंगे और बॉन्ड वहां पे ब्रेक होंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होने वाली है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बच्चे आपको एल्कीन दिखाई दे रही है, और ये आपने क्लास 10th में रिएक्शन पढ़ी थी हाइड्रोजनेशन वाली। तो जब आप हाइड्रोजन ऐड करवाओगे, इधर देखो ना बच्चे, जब आप इस एल्कीन पे हाइड्रोजन ऐड कराओगे तो क्या होगा? ये बॉन्ड टूट के एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा और एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? RCH2CH3। अब एक बार बताओ, तुमने पाई बॉन्ड ब्रेक करके सिग्मा बॉन्ड बनाया है, यानी कि एनर्जी क्या होने वाली है? रिलीज होने वाली है। डेल्टा H शुड बी नेगेटिव। तो बच्चे, मैंने यहाँ पे आपको एक चीज लिखवाई थी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्या यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है? क्योंकि अगर, प्लीज सुनो, लिसन टू मी केयरफुली, अगर एल्कीन स्टेबल है तो वो रिएक्शन क्यों करवाएगा? काहे करवाएगा जब वो स्टेबल है? तो अगर आपकी एल्कीन स्टेबल नहीं है तभी तो वो रिएक्ट करेगी किसी और के साथ। तो यानी कि अगर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज्यादा है तो हीट कम रिलीज होगी, और अगर हीट ज्यादा रिलीज हो रही है तो आपकी एल्कीन की स्टेबिलिटी कम है। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? यस मैम। एक बात बताओ, अगर हम लाइफ में हमारे लाइफ में स्टेबल नहीं है, अनस्टेबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे? स्टेबिलिटी पाने के लिए जाएंगे ना आगे, है ना? और हम अगर ऑलरेडी स्टेबल हैं तो हम हाथ पैर नहीं मारेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? मान लो किसी को जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, सपोज वो क्या है, स्टेबिलिटी है ही नहीं उसकी लाइफ में, तो वो क्या जगह जगह हाथ पैर मारेगा सो दैट उसको जॉब मिल जाए, वो अर्न कर पाए। लेकिन जिसकी जॉब बहुत अच्छी खासी अच्छी सैलरी पे, वो हाथ पैर क्यों मारेगा? सेम यहाँ पे भी यही है कि अगर एल्कीन स्टेबल है तो वो रिएक्ट क्यों करना चाहेगा? अगर वो स्टेबल नहीं है
तो वो रिएक्ट करेगा। और कैसे पता लगाओगे स्टेबल है या नहीं? देख लेना, चेक कर लेना, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। फंडा क्लियर? चलिए, आप क्वेश्चन है, अब आपको मार्क्स देने हैं खुद को। 1 2 3 3 आपके क्वेश्चंस हैं। चलिए आ जाइए, करिए। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम स्टेबल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम स्टेबल? ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं ना एक साथ, उसको हम क्यूमुलेटेड बोलते हैं। और इस तरीके से डबल सिंगल सिंगल डबल होते हैं तो उसको हम आइसोलेटेड बोलते हैं। और डबल सिंगल डबल होते हैं तो उसको हम कंजुगेटेड बोलते हैं। तो बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों? मैम बी होगा। कंजुगेशन किस में हो रही है? तुम लोगों को चार्टे लगने वाले हैं अब। सी मैम। सी में कंजुगेशन हो रही है। डिलोकलाइजेशन मैंने बताया नहीं था आपको, जिसमें कंजुगेशन होगी उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। भूल गए रेजोनेंस की? जरूरी थोड़ी ना हाइपर कंजुगेशन पढ़ा रहे हो तो वही क्वेश्चन तुम लोग ए में होगी। इसमें कहाँ हो रही है कंजुगेशन? इसमें भी नहीं हो रही है, तो ए वाला ज्यादा स्टेबल है बच्चों। समझे? ये नहीं कि आगे वाला पढ़ाई जा रही हूँ पीछे वाला भूल रही हूँ, फिर तो कोई फायदा नहीं ऑर्गेनिक पढ़ने का। ओके, यहाँ पे देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट स्टेबल। यू हैव टू चेक ओनली अल्फा हाइड्रोजन। चेक करके बताओ, चेक करके बताओ बच्चे, किसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है? सी ऑप्शन, वो सॉरी बी, बीच वाले में। ओके, यहाँ पे कितने हैं बच्चे? 2 यहाँ और 2 यहाँ, कितने हो गए? 4। मैंने बी वाले में क्या कोने वाला भी तो हाँ, लेंगे ना? कोने वाला भी लूंगी। CH3 3 ये हो गए, 4 5 और 6 7। ठीक है, यहाँ पे कैसे लोगे? एक तो 2 ये वाले लोगे और एक यहाँ पे है, तो 3 अल्फा एच। तो यानी कि बी वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर ऑर्डर लगाना हो तो बी वाला, फिर ए वाला और फिर सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ये वाला कीजिए। एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। चलो करो। इसमें भी अल्फा एच करके बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एल्कीन आ जाए ना और वहां पे स्टेबिलिटी पूछ रखी हो, अल्फा एच देखो सीधा। और अगर मान लो क्वेश्चन को इस तरह से भी ट्विस्ट कर सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर लगाओ, तो जो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही कम होगी। मैम इसके अंदर ना फर्स्ट वाले में ये बी और सी वाले का इक्वल ही है। हाँ, यहाँ पे 2 है तनिष्का, बाकी सब भी देखिए। और यहाँ पे कितने हैं? 3 और यहाँ पे 2 5 5 हो गए। और यहाँ पे भी कितने हैं? 3 और 2 5। लेकिन ध्यान से देखना, मैंने अभी सिस ट्रांस का एक छोटू सा कंसेप्ट बताया है। तो यहाँ पे देखो, ये सेम साइड लगे हुए हैं ग्रुप, ये देखो ये सेम साइड है, तो इसको सिस बोलते हैं, इसको ट्रांस। अभी के लिए सिर्फ ध्यान रखो, आगे मैं पढ़ाऊंगी। तो अगर सबसे स्टेबल पूछोगे तो ये वाला होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो ना एच जो है अपोजिट साइड लगे हुए हैं। यस मैम। इस वजह से। ठीक है, अभी सिर्फ ध्यान रखो, आपको रट्टा नहीं मारना है इसका। अभी सिर्फ ध्यान रख सकते हो ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल। अगर भूलना चाहते हो तो भूल भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो बच्चों। ए वाला जरूर स्टेबल होगा। ए वाला होगा। कितने हैं? 3 6 और 2 8। और यहाँ पे कितने हैं? 3 और 2 5। और यहाँ पे कितने हैं? 3 और 1 4। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना एक एच है यहाँ पे, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। शाबाश। चलो, इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, बाकी आएंगे तो मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे। ये इंडिविजुअल क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चन हाइपर कंजुगेशन से ऐसे ही बनते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो मिक्स्ड होके आते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद एक छोटू सा इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा ना बोल सकते हैं बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता ही नहीं है और मिक्स होके भी क्वेश्चन नहीं आता, ये अलग ही कंसेप्ट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन भी परमानेंट था आपका, इंडक्टिव रेजोनेंस ये परमानेंट है, जबकि ये टेम्परेरी इफेक्ट है। टेम्परेरी बोले तो पढ़ते हैं हम, ये कहाँ पे होता है बच्चे, ध्यान से देखना इधर देखो बच्चे। हाँ जी, फिर बोलो। मैम मेसोमेरिक परमानेंट था क्या? जी बिल्कुल, मेसोमेरिक इज परमानेंट। यस मैम।
ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी इफेक्ट तब होता है बेटा कोई भी अगर वो किसी की प्रेजेंस में हो रहा हो। अगर वो किसी की प्रेजेंस में कोई इफेक्ट हो रहा हो तो वो जो है बेसिकली वो आपका टेम्परेरी होता है। जैसे कैसे, जैसे आपके इंडक्टिव प्लस आई माइनस आई होते थे, रेजोनेंस प्लस एम माइनस एम होते थे, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपके दो तरीके से होते हैं, प्लस आई और सॉरी प्लस सी और माइनस सी। देखो क्या होता है बच्चों, इधर आओ, डायरेक्ट मैं आपको इधर लेके आती हूँ। देखो यहाँ पे जो है बेसिकली रिएजेंट होता है। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अभी ऑर्गेनिक आपने पढ़ी नहीं है। अभी धीरे धीरे आप जानेंगे कि ऑर्गेनिक में रिएजेंट्स होते हैं, वो अटैक करते हैं, धीरे धीरे पता चलेगा। इसलिए मैं इसको अभी के टाइम पे इसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं मानती हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में आप यही पढ़ने वाले हैं बस, ठीक है। तो मान लेते हैं बच्चे कि हमारा कोई रिएजेंट है, रिएजेंट कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है अभी, क्योंकि वो भी मैंने नहीं बताया है। मान लेते हैं बेटा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मान लेते हैं, अभी सिर्फ मेरी सुनो। एक बात बताओ, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर शिफ्ट करेगा। जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा पीछे से आके ये इस पे जाएगा। क्या ये चीज थोड़ी समझ पा रहे हो? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है उसको क्या चाहिए होगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा। और जैसे ही इसने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट की तो कार्बन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो जैसे इस पे इसको दिखेगा पॉजिटिव है, फटाफट से भाग के जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वाला इफेक्ट क्या होता है आपका, इस इफेक्ट का नाम होता है आपका माइनस ई इफेक्ट। क्या होता है, माइनस ई इफेक्ट। आपको नाम याद नहीं है तो भी चलेगा, प्लस ई माइनस आई क्या होता है तब भी चलेगा, बस ये ध्यान रखना कि ऐसी ऐसी चीजें होती है। टेम्परेरी क्यों बोला बच्चे मैंने, टेम्परेरी मैंने इसलिए बोला अगर आप ये नहीं लोगे तो ये इफेक्ट भी नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला टेम्परेरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता ही रिएजेंट की प्रेजेंस में, अगर रिएजेंट नहीं है तो रिएक्शन भी नहीं होगी, ठीक है। एरो को हम हमेशा ऐसे दिखाते हैं बच्चों ऑर्गेनिक में, कैसे दिखाते हैं, ऐसे। इसका मतलब होता है जहां पे एरो आया इट मींस जो यहाँ पे स्पीसीज प्रेजेंट है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है, और इसका मतलब है जहां से आपने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। जैसे इधर आओ, यहाँ पे आपने ऐसे दिखाया, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे आई है और कार्बन से आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीनी है। गेटिंग माय पॉइंट, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ये वाली चीज, ठीक है। ऑक्सीजन पे आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है, कार्बन पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जैसे ही कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ये बंदा क्या है आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करूंगी, अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो फटाफट जाके क्या करेगा, इस पे अटैक मारेगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से दो तरह के इफेक्ट है, प्लस सी और माइनस सी। तो माइनस सी मैंने आपको बता दिया, एक बार पढ़ोगे इसको। When the electrons of pi bond are transferred to the atom of other than the one to which the reagent get finally attached। ये बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए लाइंस बोली हुई है, यहाँ पे सिर्फ ये बात कर रहे हैं जो अटैकिंग स्पीसीज है, अटैकिंग स्पीसीज है अगर वो इस पे अटैक करे जिसपे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, वो किस वाली कैटेगरी में आता है, माइनस ई वाली कैटेगरी में आ रहा है। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपको नाम नहीं याद करने नहीं करो, मैंने भी नहीं करे थे, ठीक है, आपको नहीं करने की जरूरत है। प्लस सी वाले क्या होते हैं, अब देखो बच्चे इधर, अगर मान लो यहाँ पे एल्कीन है और यहाँ पे H प्लस है, ठीक है, इधर आओ, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बच्चे, है या नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यस मैम। ये कैसे करेगा, इस तरफ शिफ्ट कर सकता है, आप दूसरी साइड से भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पे कौन अटैक करेगा, ये देखिए एक बार, यस मैम। तो ये जो होगी आपकी क्या है, अटैकिंग स्पीसीज है। इसको जब आप आगे ऑर्गेनिक सीख जाएंगे ना तो आपको डायरेक्ट ऐसे करके मिलेगा, अभी आपने क्योंकि नहीं सीखा है, अभी शुरुआत हुई है बस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अटैकिंग स्पीसीज क्या है, H प्लस है, और अगर अटैकिंग स्पीसीज उसी वाले एटम पे अटैक करे जिसपे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई है उसको हम प्लस सी कहते हैं। अगर उसके अलावा शिफ्ट हो किसी दूसरे एटम पे तो वो माइनस सी की कैटेगरी में आ जाता है, एज सिंपल एज दैट। सिर्फ ध्यान रखना, सिर्फ रीड मार लेना मेरे कहने पे, बाकी बेशक मत करना इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं डायरेक्ट, समझे? यस मैम। ठीक है, तो बस यही आपको ध्यान रखना है। बस हाँ ये ध्यान रखना ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है टेम्परेरी होता है, अगर रिएजेंट नहीं है तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। एक बार थम्स अप दे दो मैम को ताकि हम ये 2-3 क्वेश्चन फटाफट कर लें, चलो।
जिसका होता जा रहा है, जो थम्स अप देता जा रहा है, वो ये वाला क्वेश्चन करो। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बताने कि इसमें कितने बनेंगे। अल्फा एच बता दो कितने हैं? 6। 6 है क्या? एक यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 और 5 6। यस करेक्ट, 6 अल्फा एच। तो यानी कि कितने बनेंगे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर? 6 वाला कर दो एक बार। ये नीट में भी था, जेई में भी था। हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटीज ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल केटायन एंड 2 ब्यूटीन। बना के देखो पहले तो उसको, आर ड्यू टू टर्शरी ब्यूटाइल केटायन और 2 ब्यूटीन में हाइपर कंजुगेशन किस वजह से हुई है, बताना है आपको। आराम से सोच लो, मैं पानी पी लेती हूँ। बस 5 मिनट की और क्लास है बेटा। समझ में आ रहा है कैसे बनाना है टर्शरी ब्यूटाइल केटायन? हाँ जी, 31 स्टूडेंट्स बैठे हो यहाँ पे। बताया था टर्शरी ब्यूटाइल केटायन? अगर भूल गए हो तो फिर इस तरीके से। और 2 ब्यूटीन तो आप लोगों को पता ही है। बता दो अब, अभी बताया ना मैंने कैसे केटायन में क्या होता था, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जाते थे? सिग्मा से एम्प्टी वाले में, और एल्कीन में कहां से जाते थे? सिग्मा से पाई स्टार में। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नीट 2022 में आया था ये क्वेश्चन, समझे? यस मैम। ये क्वेश्चन एक काम करो, होमवर्क में ले लेना। तुम्हें इसमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, बस ए की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, बी की बतानी है और सी की बतानी है। ठीक है? यस मैम। यस देखो ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, इसमें एक नया कंसेप्ट आ रहा है, एक बार को मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो बच्चे, आप ना इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल लेंगे कि ये sp3 है और ये sp2 है। आप इसमें फंसेंगे ऑक्सीजन वाले में। देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो जब आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, इधर आओ, तो आपके अकॉर्डिंग इसकी sp3 होनी चाहिए 1 2 3 4, क्योंकि मैंने कहा था सिग्मा बॉन्ड काउंट करना और लोन पेयर। लेकिन बच्चे ये sp3 नहीं होती, sp2 होती है। तो ध्यान रखना, अगर कोई स्पीसीज ऐसी है जिसमें उसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इसके कर रहे हैं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट बच्चे, यस तो मैम। जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 नहीं होती, उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2। कैसे होगी ये देखो ऐसे, यस मैम। ठीक है? अब काउंट कर लो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो कितनी हो जाएगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हो जाती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। यस मैम। ठीक है, एक लोन पेयर आ जाएगा तो sp2। तो ध्यान रखना, ये कहीं पे लिख भी लो, अगर कोई स्पीसीज ऐसी है जिसके पास लोन पेयर है और अगर उसके लोन पेयर कहीं पे डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होती, sp2 हो जाती है बच्चों। ठीक है? जैसे ये देखो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ठीक है, 3 उसने बॉन्ड बना रखे। अगर आप बोलो 1 2 3 4, आप कहोगे मैम sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट नहीं, क्योंकि इसके लोन पेयर कहाँ जा रहे हैं? डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं, तो ये भी sp2 होगी। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, लिख देती हूँ मैं, एक काम करती हूँ, इसको लिख ही देती हूँ तुम लोगों के लिए। मैम लिख लिया। लिख लिया? लिख लो। इफ लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, या सिंपल लिखो, if any species having lone pair is delocalized, then hybridization is sp2। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों, काम आएगा ऑर्गेनिक में। और ध्यान रखना, जो मैं चीजें पढ़ा रही हूँ ऐसा नहीं है सिर्फ 11th में पढ़ा रही हूँ, 12th में भी मैं यही पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को। चलिए, उसके बाद हमारा हो गया आज का फाइनली। अब जल्दी से मुझे अपना माइक अनम्यूट करके बताइए आज क्या पढ़ा है। शॉर्ट पॉइंट्स में हम, छोटे छोटे पॉइंट्स में हम कवर कर लेंगे कि आज क्या पढ़ाया। चलिए हो जाओ शुरू। हमने स्टेबिलिटी का पढ़ाया था अल्फा हाइड्रोजन से। बेसिकली मैंने आज आपको हाइपर कंजुगेशन जो है वो बताया था। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन बच्चे कहाँ कहाँ होती है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। कहाँ होती है? रेडिकल, कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बोकेटायन में भी होती है। अगर इस तरीके से रेडिकल हो उसमें भी हो जाएगी, और एल्कीन में भी हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा वही मैंने बताया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आपको। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बताया था।
ठीक है। यस मैम। देखो मैं हर बार लिख रही हूँ ये वाले पॉइंट्स, हर बार लिख रही हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई, और एक और ऐड हो गया आज प्लस एच। कार्बन आयन में माइनस एम माइनस आई, इसमें माइनस एच आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, माइनस एच नहीं पढ़ेंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कार्बन आयन में सिंपल प्लस एम माइनस आई होता है, इसलिए याद करो मैंने हाइपर कंजुगेशन में कार्बन आयन भी नहीं लिया है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन भी बताई है मैंने। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में क्या करोगे बच्चे, वही सेम, जितने नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। और क्या पॉइंट्स बताए हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताया मैंने, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है जी। तो ये है आज आपका फाइनली कंप्लीट। मैम प्लस ई और माइनस ई ऐड नहीं करेंगे इसमें? फिर बोलो बेटा। मैम इसमें प्लस ई और माइनस ई को ऐड नहीं करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हाँ को? कर लो, बिल्कुल। देखो तभी तो मैं समराइज करवा दूं ताकि तुम भी मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताओ। यस, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और बताया है, जिसमें प्लस आई और सॉरी प्लस ई और माइनस ई के बारे में हमने देखा है। ये कंसेप्ट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, लेकिन आने वाली ऑर्गेनिक में हम यही पढ़ेंगे, बस पूरी ऑर्गेनिक में ऐसा वाला सीन है। अभी इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं, लाइक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, नहीं पता। बस ये ध्यान रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है टेम्परेरी होता है, क्योंकि अगर रिएजेंट नहीं होगा आपके रिएक्शन मीडियम में तो ये इफेक्ट भी ऑपरेट नहीं होगा। अगर रिएजेंट होगा वही डिसाइड करेगा कहाँ पे अटैक मारना है। अगर रिएजेंट पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको पॉजिटिव चाहिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको नेगेटिव चार्ज चाहिए, बस इतनी बात ध्यान रख लो, बाकी बस ठीक है। और एक और चीज मैंने ये भी बताई थी बच्चे की ट्रांस एल्कीन जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है सिस वाले से, ठीक है। देखिए थके तो नहीं, बस हो गया है। इसके बाद एक सेकेंड, ये कैसे आ गया दोबारा, कैसे आ गया भाई, एक मिनट रुको, दोबारा कैसे आ गया, अच्छा गलती से स्लाइड ऐड हो गई 2 बार, ठीक है। ये आपके होमवर्क है बच्चों, हाइपर कंजुगेशन पे है असाइनमेंट आपका, प्लीज आप इसको करना अच्छे से। टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हैं, और नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस एरोमेटिसिटी, यानी कि अपन ने ऑलरेडी क्या कवर कर लिया, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। एक और इफेक्ट नेक्स्ट क्लास में ऐड हो जाएगा, एरोमेटिसिटी, ठीक है जी। और फाइनली थैंक यू सो मच, पढ़ लो, साथ साथ पढ़ लो, और ये मत करना कि एक क्लास हो गई पीछे वाला भूल रहे हो, वो आप